नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट टोरंटो हॉस्पिटल जयपुर। आज हम बात करेंगे एन्यूरिज्म पेशेंट के बारे में। एक हमारे पास पेशेंट आए थे, कैलाश चंद पेशेंट, जो कि 57 ईयर ओल्ड हैं और उनको जो प्रेजेंटेशन था जो था कि राइट आई का ओपन नहीं हो पा रही थी, जो कि ड्रूपिंग ऑफ दी राइट आईलिड थी, और साथ में हमने जब एग्जामिन किया तो थर्ड नर्व पाल्सी। मेरा 2 महीने से सिर दुख रहा था, एक साइड से दुखते दुखते मेरा आँख से दिखना बंद हो गया था। फिर मैं आँखों के पास गया था तो बोला इसका लेंस डलेगा। ठीक है, मैं लेंस डलाने गया तो डॉक्टर ने बोला कि इस आँख से नहीं करेंगे, इसमें डालूंगा। मुझे प्रॉब्लम है तो मेरे इसमें कैसे डालोगे? उसने मेरे को बताया नहीं तो क्या हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया अजमेर में, उसने बोला कि ये तेरे आँख में कोई नस ब्लॉक हो गई है, ये जो इसका ऑपरेशन आज MRI कराई, MRI में कुछ आया नहीं। CT स्कैन कराई, CT स्कैन में मेरे ये ब्लॉक नस आई। कॉमनली बिट प्रोसेस के साथ में विदाउट पेन इज कॉज जो होता है एन्यूरिज्म सस्पेक्ट करते हैं, पिकोम एन्यूरिज्म। तो उस पर हमने सिटी एंजियोग्राफी कराई, सिटी एंजियोग्राफी ब्रेन उसमें कराई थी। तो उसमें पिकोम एन्यूरिज्म था, जो कि ICA जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी एक ब्रांच होती है पिकोम आर्टरी, और पिकोम आर्टरी और जो ICA है उनके दोनों के जंक्शन पे ये एन्यूरिज्म मिलता है। अब इस एन्यूरिज्म का प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है वो थर्ड नर्व पाल्सी के साथ में होता है, जिसमें कि आई एक तरह से ये आपकी आईलिड ड्रूप हो जाती है, खुलती नहीं है, और साथ में प्यूपिल डायलेट हो जाती है, प्यूपिल नॉन रिएक्शन दिखाती है। अब हमारा प्लान था इनका कि जो एज के हिसाब से हमने इनको ऑलरेडी MI की हिस्ट्री थी, 3 बार इनको MI आ चुका है, कार्डियक अरेस्ट वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से लेकिन इन्होंने उस टाइम इनको कोई ना बाईपास हुआ था ना स्टेंटिंग, कार्डियक के स्टेंटिंग की। हमने इनका 2D को कराया था तो 35% इजेक्शन फ्रैक्शन था, तो उसकी वजह से इनकी जो रिस्क थी ऑपरेशन की वो बढ़ गई थी। हमने इनको एक्सप्लेन किया था कि हो सकता है कि टेबल पे भी इनका डेथ हो सकती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। और इवन जो एन्यूरिज्म है वो भी अपने आप में एक रिस्की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो एन्यूरिज्म है वो प्रेशर की वजह से, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, BP ज़्यादा होती है उनमें होते हैं, और उनमें अगर BP ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फटने का भी डर होता है, जिसकी वजह से यहाँ तक कि जान जाने का खतरा होता है, या अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, एंड सीजर के साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या सीवियर हेडेक के साथ में प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इनका प्लान किया, उसके बाद इनको कार्डियक रिस्क एक्सप्लेन की, साथ में इनको एक्सप्लेन करके हमने इनको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने का इनको, क्योंकि थर्ड नर्व पाल्सी थी तो हमने इनको कॉइलिंग का ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि कॉइलिंग से और प्रेशर बढ़ता है नर्व पे, तो वो नर्व पे प्रेशर होने की वजह से ही वो हो रहा था। तो हमने इनको क्लिपिंग का ऑप्शन दिया। क्लिपिंग में क्या करते हैं कि ब्रेन की ओपन सर्जरी करते हैं, जिसमें कि बोन को हटाते हैं, बोन फ्लैप हटाते हैं, जो कि इसमें हमने ट्राइगोनल क्रेनियोटॉमी की थी, और फिर उसके बाद क्लिप अप्लाई की थी। ये जो पिकोम एन्यूरिज्म होते हैं जनरली इनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती। अदर एन्यूरिज्म जैसे एकोम है या ICA एन्यूरिज्म है या अदर एन्यूरिज्म है उनसे, लेकिन इसमें मोर्बिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारी जो वेसल्स होती हैं वो पास में रिलीज होती हैं। जैसे एंटीरियर कॉर्डल ब्रांच है, एंटीरियर कॉर्डल की है, एंटीरियर कॉर्डल पूरा ब्रेन स्टेम तक सप्लाई करता है। चश्मा के नंबर चेंज हो गए तो चश्मा के नंबर भी चेंज करा दिया। आँख वाले को दिखाया सेवा मंदिर, तो सेवा मंदिर वालों ने बोला आँख में प्रॉब्लम नहीं है, आँख में कोई लकवा आ गया। तो हमने देखा ठीक है भाई। तो फिर मैं लकवा का नाम लेते, मेरी सिस्टर ने बोला भैया लकवा आ गया। तो मैंने अजमेर में आपके जैलन हॉस्पिटल है विक्टोरिया, वहाँ दिखाया। वहाँ दिखाने के बाद इन्होंने MRI कराई, MRI में कुछ नहीं आया। CT MRI कराई, उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर एक एंजियो MRI होती है, उसमें इनका नस का बुलबुला था सिर के ऊपर, तो जैसा कहता था फूल गई नस। कई डॉक्टरों के पास मैंने रिपोर्ट भी भेजी, मेरी बहुत जगह भेज दी, लेकिन डॉक्टरों ने ये बोला भैया जहाँ भी हो आप इलाज करा लो। ठीक है भाई। अजमेर में हमारे दत्ता जी थे, दत्ता जी तो रहे नहीं, लेकिन उनकी जगह को दूसरा डिपार्टमेंट आया। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने बोला तो उनको दिखाया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने बोला आप जयपुर चल जाइए सर, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है इनका, आप जयपुर जाके इलाज कराइए सर। मैंने ठीक है भाई। अब मेरे को जिसको बता रहा हूँ वो सब यही कह रहा है आप इलाज करा लीजिए, कुछ भी हो सकता है इन फ्यूचर, 2 मिनट का भी भरोसा नहीं है किसी का भी। ठीक है, हम अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर में मैं तो आपके SMS में भी गया,
एसएमएस में मेरे को गया था, ठीक है, कोऑपरेट भी किया, लेकिन मेरे समझ में। फिर मेरे एक मित्र है लवलेश जी भाटी, उनके कोई मित्र है जो उन्होंने नंबर दिया मेरे को दीपक करके, जो आपके एसएमएस में थे। एसएमएस से फिर वो करते हैं अभी भी जॉब वगैरह जो भी है। फिर एसएमएस में थे, एसएमएस से फिर उन्होंने रिजाइन देके या कुछ भी करा, तो उनका घर पे जाके हम रात को 11 बजे, मैंने पिताजी को लेके रात को 11 बजे मिला। डॉक्टर ने हमारे को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने बोला आप जहाँ भी कराओ इलाज, मेरे पास कराओ या कहीं भी कराओ, लेकिन आप इलाज करा लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति उन्होंने बता दी थी कि कुछ भी हो सकता है, नस कभी भी फट सकती है। तो टेम्परेचर हमारा तो क्या, सबका ही दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर डॉक्टर ने, दीपक जी ने हमारे को बहुत अच्छी सलाह दी कि आप रोंगटा हॉस्पिटल है वहाँ जाइए, आप पहले हॉस्पिटल के बारे में, मेरे बारे में पता कर लीजिए जैसा भी है। तो हमने 10 बजे, हमारे को सुबह मॉर्निंग में 10 बजे का बुलाया। फिर हमने हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद इन्होंने हमारे को ये बताया, फिर हमारा इलाज, फिर इन्होंने बोला 5-6 दिन में भर्ती रखूँगा। उसके बाद 5-6 दिन के बाद इन्होंने कार्डियोलॉजी की भी रिपोर्ट चेक कराई, तो उनका हार्ट भी काम कम कर रहा था, 30% काम कर रहा था। डॉक्टर ने बोला 30% काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने पूरी रिस्क लेके, मतलब मेरी भी रिस्क थी, मेरे पिताजी की मेरे को भी जान बचानी थी, डॉक्टर साहब की भी मेहनत कामयाब रह गई। आज पिताजी का ऑपरेशन होगा, गुरुवार को ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सक्सेस है। आज बैठे हैं मेरे सामने, बात भी कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे। एक खाली इनकी आँख है, वो आँख धीरे धीरे खुल जाएगी 1.5 से 2 महीने में। दवाई भी ले रही है, सब कुछ चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब का बहुत साथ दिया हमारे को, जो आज हमारे पिताजी बैठे हैं, बात कर रहे हैं। दीपक जी करके हैं इनका नाम, बहुत अच्छे डॉक्टर है। आप इनके बाद जाके किसी भी प्रकार के हो तो हमारे को तो कोऑपरेट किया। मैं तो अजमेर से हूँ, हालांकि मैं कुछ जानता भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनको हर तरकीब मिले, हर चीज़ में तरकीब मिले। इसमें हमने थोड़ा सा कि जो एन्यूरिज्म था वो कि जो एंट्रीक्लिनॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे था, तो हमने थोड़ा सा मतलब एंट्रीक्लिनॉइडेक्टमी की इंट्राऑप, और उसके बाद हमने एन्यूरिज्म की क्लिपिंग की थी। अब इस पेशेंट में फिर पोस्ट ऑप में, क्योंकि ये जो कार्डियक रिस्क थी मैंने एक्सप्लेन की थी इनकी कार्डियक रिस्क, तो इनका जो इकोस्पिन, जो पहले इकोस्पिन चल रहा था, तो हमने इकोस्पिन गोल्ड को बंद किया था, लेकिन इकोस्पिन जो कार्डियक एज पर कार्डियोलॉजिस्ट इकोस्पिन कंटिन्यू रखी थी, वो 24 आवर्स पहले बंद कर दी थी। लेकिन फिर भी इनको पोस्ट ऑप में EDH जो कि बोन से ब्लीड होके वो बन गया था, वो हमने ऑपरेट किया। उसके बाद उनको EDH के बाद इनको हमने EDH को भी ऑपरेट करके इनको वापस से क्रेनियोटमी और क्रेनियोप्लास्टी वो की। अब ये पेशेंट को जो पिकोम आर्टरी के एन्यूरिज्म के पेशेंट हैं, अभी पेशेंट को परसिस्ट है थर्ड नर्व क्रेनियल पाल्सी, जिसके साथ में प्रेजेंट हुए थे, लेकिन जो एन्यूरिज्म है वो क्लिप्ड है, तो अभी ये रिस्क की रप्चर होने की रिस्क अभी नहीं है। और ऐसे पेशेंट में जनरली जो एन्यूरिज्म के पेशेंट होते हैं उनमें जो जनरली प्रेजेंटेशन होता है अदर एन्यूरिज्म होते हैं, जैसे अगर रप्चर एन्यूरिज्म के साथ प्रेजेंट होते हैं, सीवियर जो हेडेक होता है, जैसे लाइफ टाइम हेडेक की आप उसको बोल सकते हैं कि ऐसा हेडेक आप पहले कभी मतलब फील नहीं किया होता है, इतना सीवियर हेडेक होता है इसमें। और कभी कभी जब ज़्यादा ब्लीड हो जाती है रप्चर होने की वजह से, तो अनकॉन्शियसनेस के साथ में प्रेजेंट कर जाते हैं या सीजर्स के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि पिकोम आर्टरी के एन्यूरिज्म जनरली प्रेजेंट रप्चर के साथ में नहीं करते हैं, ये जो होता है थर्ड नर्व पे प्रेशर की वजह से थर्ड नर्व पाल्सी के साथ प्रेजेंट करते हैं।